कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, मनमीत हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे तुम ही तो वो तस्वीर हो। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं है रेसिपी मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताऊं। उस समय मैं छठवीं में था, मैंने याराना फिल्म देखी थी और याराना फिल्म में अमिताभ बच्चन जीरो से हीरो बनता है। वो फिल्म देख के मुझे ऐसा लगा, क्लिक हुआ कि नहीं, मैंने भी लाइफ में ऐसा कुछ कर बताना है कि चार लोग मुझे पहचाने, जाने। और मैं उसके पीछे भिड़ गया। घर की परिस्थिति ठीक ठाक थी, मेरे पापा आर्टिस्ट थे और मेरे दिमाग में उसी समय से प्लान चलने लगा कि मैंने कुछ तो करना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए। छठी की उम्र थी और उस समय मैंने क्या, पहला बिजनेस क्या करना, पहली कमाई क्या करना। तो उस समय मैं देखा कि हमारे घर में आंवले का पेड़ था, तो आंवला जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स था मेरे पास फ्री मिल गया। आंवले की सुपारी मैंने बनाई, आंवले की सुपारी बनाई, छोटी छोटी पुड़िया में पैक करके उसको मैं बाजार में बेचने लगा। तो वो मेरी पहली कमाई थी और वहाँ से मुझे बिजनेस का एक चस्का लगने लगा। वैसे फूडी था पहले से, खाने का बहुत शौक था मुझे। और मेरे पापा आर्टिस्ट थे, वो थर्माकोल के लेटर्स काट कर दिया करते थे और थर्माकोल के ये लेटर्स काट कर रखे हुए मैं, जैसे कोई डेकोरेशन का काम है, शादी ब्याह है, उनके पीछे जाकर लगाता था। और वहाँ जाकर जब वो लेटरिंग लगाता था तो उसमें 50 रुपये भी मिलते थे और एक इच्छा होती थी कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ अपने को, होस्ट जो है बोलेगा भैया खाना खा के जाइए। और यहाँ से मेरी जो जर्नी है शुरू हुई। डेकोरेशन का काम करता गया, पापा के साथ जाता था, फिर बड़ा हो गया वैसे, फिर मैं अकेला काम करने जाता था। और डेकोरेशन का काम करते करते मुझे एक कैटरर से मिलना पड़ा, उससे मुलाकात हुई, उसके यहाँ डेकोरेशन का काम किया और पता नहीं मुझे कैटरिंग का काम भी अच्छा लगने लगा। और मैंने उस समय ठाना नहीं था कि भैया मुझे कैटरिंग का काम करना है या फूड लाइन में जाना है। मेरे दिमाग में तो वही था कि भैया मैंने एक्टर बनना है और हट के कुछ करना है ताकि लोग मुझे जाने पहचाने। पर एक दिन ऐसा हुआ कि कैटरर के यहाँ काम करते करते उसने मुझे कुछ मेरा इंसल्ट किया और मैंने कहने लगा कि भैया अभी ये 15 रुपये रोज़ आपको मिलेगा, आपको प्लेट पोंछने का काम करना है, डेकोरेशन का काम नहीं करना है। वो बात कहीं तो लग गई और मैंने उस समय ठान लिया कि नहीं, अब भाई मैं कैटरिंग का ही काम करूँगा और आपसे अच्छा करूँगा। ये मेरे लाइफ का समझ लो दूसरा टर्निंग पॉइंट था। और लाइफ में ये ज़रूरी है कि किसी ने आपकी इंसल्ट करना भी जरूरी है। तो इसके कारण क्या होता कि हमें हमारे जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण और बदल जाता और ये मेरा दृष्टिकोण बदल गया। फिर 10th आया, 10th में मैंने पहला कैटरिंग का काम लिया। 200-250 लोग थे, छोटी उम्र थी, कैटरिंग का काम मिलने में परेशानी थी। कैटरिंग का काम मिला, करने गया, बहुत अच्छा रहा, पर घर वालों से प्रखर विरोध था। वो कहने लगे कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन, उनकी भी बात बराबर है कि भैया पहले पढ़ लिख के बड़े हो जाओ, बाद में काम करो। पर मैंने काम तो शुरू कर दिया था। उसी समय मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, पर वहाँ जाने के बाद जब एडमिशन के लिए गया, वो माहौल देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ फिट नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय फैमिली से था, परिवार से था। घर की याद आती थी कि भाई मैं जो कैटरिंग का काम शुरू किया वो कहाँ तक मुझे ले जाने वाला है मुझे पता था, पर 5 साल के बाद अमिताभ बच्चन बनकर बाहर निकलूंगा इसकी गारंटी नहीं थी। तो दिल पर बोझ रखकर मैं वापस आया नागपुर। तो नागपुर वापस आया, नागपुर वापस आके मेरा कैटरिंग का काम अच्छे से शुरू हुआ और सच में अच्छे से शुरू हुआ, क्योंकि पापा की अच्छी पहचान थी और काम भी थोड़ा सा आर्टिस्टिक सेंस का था, इसलिए काम मिलने लगे। पर ये काम मिलने लगे, पैसा आने लगा, फिर भी मेरे दिमाग में जो दिल में था कि मुझे एक्टर बनना था, कहीं एक अपनी अलग पहचान बनानी थी, वो कुछ बन नहीं रही थी और वो बात दिमाग में खल रही थी। हुआ क्या, धीरे धीरे कि जो मेरे यहाँ लोग काम करते थे उनको डांटने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को खाना बनाना नहीं आता था। खाना खाना एक बात है, खाना अच्छा लगना एक बात है, पर खाना बनाना दूसरी बात है। फिर मैंने क्या किया कि उन्हीं के हाथ के तले काम करके काम सीखा, कुछ किताबें पढ़ी। उस समय टेलीविज़न, यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं, तो किताबें पढ़ के, कोई खोमचे वाला है, कोई पाव भाजी वाला है, कोई चाट वाला है, उसके ठेले के पास खड़े रह के मैंने एकल अभ्यासक्रम शुरू किया और ये सक्सेसफुल रहा। और धीरे धीरे कुछ रेसिपीज़ मैं डिज़ाइन करने लगा अपने आप। और ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक कोई रेसिपी मैंने बनाई थी और वो रेसिपी
रोटरी क्लब की एक मैडम है, बोधनकर मैडम, उन्होंने देखी और बोले हमारे लेडीज़ को आप ये रेसिपी सिखाइए। तो मैंने कुकरी शो के माध्यम से वो रेसिपी को सिखाना शुरू किया। कुकरी शो जब मैंने शुरू किए तो फिर उस समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुकरी शो के माध्यम से भी हम लोगों से मिल सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं कि अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, क्योंकि रेसिपी भी लोगों को अच्छी लगने लगी, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरे शो शुरू हुए और शो शुरू होने के बाद पता चला कि भाई हम इतने नामचीन तो नहीं है कि लोग हमें बुला बुला के शो करें, पर फिर भी शो के पैसे ना मिले फिर भी मैं जाता था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस होना जरूरी था, क्योंकि शो के जरिए मुझे टेलीविज़न पे जाना था। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैं देखता था कि शो करते समय लेडीज़ को रेसिपी तो लिख के देता था, और लिखी हुई रेसिपी का जो पन्ना था वो पाने के लिए लेडीज़ बड़ी उत्सुक थी। और फिर मैंने देखा कि हाँ, ये जरिया है कि शो के पैसे भले ना मिले पर हम एक अच्छी किताब लिखे, छोटी सी किताब लिखे जिसकी कीमत कम हो और लेडीज़ उसे ले सके। और फिर मैंने किताबें लिखना शुरू किया। तो मेरा कहना यही है की भैया, एक मराठीमध्ये खूप छान म्हण आहे, मराठी में बहुत अच्छी कहावत है, गरज ही शोधाची जननी असते। तर गरज काय होती, मला पैशाची होती। और शोध क्या लगा, मैंने किताबें लिखना शुरू किया। और ये किताबें लिखते लिखते 52 किताबें कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। तो हमेशा मैं देखता हूँ कि एक दरवाज़ा यदि हमारे प्रगति के लिए बंद होता तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुलता है। खाली हमें पूरी आंखें, पूरा दिमाग खुला रख के देखना चाहिए कि भैया कहाँ मौका मिल रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है, उसको हम अच्छे से अच्छे कैसा अपना लें। तो ऐसे ही शोज़ करते करते मुझे एक बढ़िया प्रोफेशनल शो मिला एक चैनल पे, और धीरे धीरे मेरा नाम होने लगा। इन बिटवीन क्या हुआ कि रेस्टोरेंट मैंने खोले, एक रेस्टोरेंट खोला, अनसक्सेसफुल रहा, दूसरा रेस्टोरेंट खोला, वो भी अनसक्सेसफुल रहा, और कहीं ना कहीं मन में डर सा बैठ गया कि क्या करें। पर फिर भी मन में यदि डर है, फिर भी मेरे मम्मी ने सिखाया था कि डर के आगे जीत है। भर दो जवानों में दो ताकत जो आसमान को छू ले। और मैंने तीसरा रेस्टोरेंट खोलने की ठान ली, और तीसरा रेस्टोरेंट फिर ऐसे चला कि जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो हमेशा ये करना चाहिए कि भाई, एक आप किसी राह पे चल रहे हो, उसमें कई कांटे हैं, पर फिर भी वो कांटों को पैरों तले दबाकर आगे चलना है, डर के आगे जीत है। ये सब दौर चल रहा था, और इन बिटवीन मैंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करने की भी अलग अलग वजह है। पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ध्यान में है कि मैंने सबसे बड़ा पराठा बनाया था 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा। और उसकी प्रैक्टिस करते समय मुझे कई दिक्कतें आई। एक तो वो तकरीबन 30 किलो का पराठा सबसे पहले बेलना एक बड़ा टास्क था। बेलने के बाद उसको तवे पर डालना, और तवे पर डालने के बाद उसको टर्न करना। इसमें एक बात मैंने सीखी कि लाइफ में कभी भी किसी को कम मत समझो, एकदम कोई फालतू भी आदमी। तो वो फालतू आदमी क्या था कि टर्न करना मुझे आता नहीं था। मैं सोच रहा था कि इसको इतने बड़े पराठे को टर्न कैसे करूं। एक हमारे जो हमारा लॉन था उसमें एक हमेशा आदमी पड़ा रहता था, और मैं बड़ा हेट करता था उसको। तो उसने ऐसे ही जाते जाते बोल दिया, लगता क्या उसमें, एक नीचे पल्ला डालो, ऊपर एक पल्ला डालो और टर्न कर लो। तो उसकी बात मेरे दिमाग में आई, मैंने फिर दिमाग लगाया और मैंने एक 4 mm का प्लाई पराठे के नीचे डाला, दूसरा प्लाई ऊपर डाला और उसको टर्न किया और वो सक्सेसफुल रहा। उस समय मैंने कहा कि भाई, हमारे लाइफ में इतने सारे लोग आते हैं, पर किसी को कम मत समझो। हर इंसान में वो गुण होते हैं कि जो अपने आप में अहम होते हैं, हमको उसे कम नहीं समझना चाहिए। और हमेशा विद्यार्थी दशा में रहो, सीखते रहो सभी से, कोई भी छोटा रहे बड़ा रहे। बिल्कुल झाड़ू मारने वाला भी है तो उससे भी हमें सीख मिलती है कि झाड़ू किस टाइप से लगाना चाहिए। हम ऐसे झाड़ू लगाते, ऐसे नहीं, ऐसे लगे झाड़ू अच्छी लगती है। तो ये सीखना हमेशा ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए। इसलिए मैं अभी भी कोई भी छोटा खोमचे वाला है उससे भी मैं सीखता हूँ, और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप छोटे से छोटे इंसान से भी सीख सकते हो। मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और याद है कि जब रामलीला मैदान दिल्ली में हमने 5000 किलो की खिचड़ी बनाई थी, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करते समय हमने रात को पूरी तैयारी की, और रात को तैयारी करने के बाद बारिश आने लगी, खिचड़ी वो जो कढ़ाई थी वो पानी से भरने लगी। और दूसरा एक हमें संदेश आया कि भैया आप लकड़े नहीं जला सकते। अब बात बताइए कि बिना लकड़े की इतना बड़ा बर्नर तो टाइम पे नहीं ला सकते। तो एक छोटा सा बंदा हमारे काम में आया जो खाली गैस रिपेयरिंग का काम करता था। उसने बेचारे ने छोटे छोटे बर्नर्स इकट्ठा करके रात भरे में वो पूरा जो है कढ़ाइया उसके नीचे बर्नर लगा दे और हमारी खिचड़ी
पक गई थी। जहां संभावना नहीं थी वो काम हो गया, जबकि हमें बिल्कुल पता था कि अब ये काम नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे लाइफ में होता था। कई बार हम थक जाते कि भैया अब नहीं होता, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाता, ये लोन मैं भर नहीं सकता। पर डर के आगे जीत है। वही बात कि हमेशा डट के सामना करो किसी भी चीज का, डरो मत। आप जहां डरे वहां आप कमजोर हुए। तो वो एक मराठी गीत, तुम्ही भीतीला घाबरून पळू नका, तुम्ही घाबरून जर पळाले तर भीती तुम्हाला पकडते। तसं करू नका, वैसा मत करो, आप डट के सामना करो, जीत आपकी है। ऐसा ही ये जिंदगी का सफर चलते गया। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मैं आगे बढ़ता गया। कभी मुझे कम समझा गया, फिर भी मैं उसके पीछे ध्यान नहीं दिया। मैं अपना मार्ग जो है वो ढूंढने लगा। हमारे लाइफ में कई ऐसे लोग आते हैं कि जिनकी अपनी अहमियत होती है, हम कम समझते हैं उनको, पर उनको कम मत समझो। वो बड़े बड़े छोटे छोटे चीज़ों से हमारा बड़ा काम करते हैं, हमारे बड़े काम में आते हैं। और एक मैंने सीखी बात, निंदकाचे घर असावे शेजारी। मराठी में बहुत एक अच्छी कहावत है कि निंदक कोई भी हो आपके पीछे रहना चाहिए। आपको पीछे खींचने वाला कोई हो तो आप और बढ़ के आगे जाते हो। तो यह चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखो। अब इतनी सारे बातें बता दी, एक अच्छी बात मैं थोड़ी सी बताता हूँ। वो बात ऐसी है कि मैंने कुछ ये जो बातें सीखी, भगवान कृष्ण की रश्मि रथी, हमारे दिनकर जी है कवि, हिंदी के श्रेष्ठ कवि, उन्होंने लिखी थी। ये रश्मि रथी में भगवान कृष्ण जब कौरवों के पास पांडवों का दूध बनकर जाते हैं और वो अपना असली रूप बाद में खुला करते हैं, तो ये पंक्तियां सुनाकर मैं अपना टॉक का समापन करता हूं। देखिए, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका, दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। अरे ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। अरे अमृत झूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विचार, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। उद्रिक हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सिंधु मंत्र, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक कतल पाताल देख, भूलोक कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। अरे मृतकों से फटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से फटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। मेरे जिह्वा से करती ज्वाला सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। बांधे मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। पर देख, अब हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं के प्रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, फणसेगी भू पर वंदी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। अरे भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण मनुष्य के छूटेंगे। और आखिर तू भीषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे,
थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुपते आधे बेहोश खड़े, केवल दो नरनाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े दोनों प्रमुदित न से, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार।